औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज हम 19वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है अदल व इंसाफ। आज के माशरे में देखा यह जा रहा है कि लोग इंसाफ की तरफ से मायूस हो गए, क्योंकि हमारे मुल्क में कहते ये हैं कि एक आम आदमी के लिए सारे कानून होते हैं और एक असर रसूख रखने वाले शख्स कानून से बालातर होता है। क्या ये बात सच है? क्या हमारे यहाँ लोगों को इंसाफ मिल नहीं रहा है, या फिर हमें इंसाफ लेने का सही तरीका नहीं आता? क्या हम आपस में एक दूसरे से अदल व इंसाफ करते हैं? और जिन कौमों में अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो किन मुश्किलात में मुब्तला हो जाती है, या आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और फाउंडर हैं फिक्सिट के। तो ज़ाहिर है मैं फिक्सिट का फाउंडर कहूँगा तो आप पहचान गए होंगे कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। हमारे आज के मेहमान हैं आलमगीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आलमगीर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। सर हमारी दूसरी मेहमान मल्टी टैलेंटेड खातून हैं। आप अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हैं, लेक्चर्स भी देती हैं, उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज़ीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारी नशिस्त में आने का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले भी कई दफ़ा हमारी नशिस्तों में आ चुके हैं। बहुत ही सीनियर नातख्वाह हैं और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब वो हमारी नशिस्त में आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुजात रईस कादरी साहब। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। अल्लाह सुभान अल्लाह। शुजात भाई बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपको भी अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। आपका हुस्न सलूक इतना अच्छा है कि हर आदमी आपका गर्विदा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआ में तो हूँ, दुआ में साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज इस पुरनूर महफिल में तशरीफ़ फरमाएं और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। आलमगीर, ये बताएं क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि आप पॉलिटिक्स भी देख रहे होते हैं, फिर आपकी फिक्सिट भी ज़ाहिर पूरा साल काम करती है। स्पेशली अगर अभी हम फिक्सिट की बात करें तो रमज़ानों में क्या आप लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए शरीफ भाई, मेनली हम वैसे तो इफ्तारी वगैरह कराते थे, दस्तरखान लगाते थे, लेकिन कोविड की वजह से SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए हमने बेहतर ये समझा कि डोर टू डोर हम राशन पहुंचाएं लोगों तक जो मुस्तहिक लोग हैं। और आपको पता है महंगाई और मईशत के जो हालात हैं, मामलात हैं, लोग बड़ा मुतासिर रहे हैं। और फिर कोविड, पोस्ट कोविड जो मामलात हैं, तो 3000 का एक राशन बैग हम बना रहे हैं, वो लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं। और ये अगेन पाकिस्तानियों की मदद से, जो ओवरसीज़ मुकीम पाकिस्तानी है वो इसमें हेल्प करते हैं हमारा। और इसके साथ 2 जगह हमारे दस्तरखान लगे और पेशावर में भी इस वक्त दस्तरखान हमारा लगा हुआ है जहाँ पर डेली इफ्तारी वगैरह कराई जाती लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मदद है, अल्लाह की सपोर्ट है। हम सब ज़रिया ही बन सकते हैं। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, वो अल्लाह ने पहुँचाना है। वो आपको ज़रिया बनाए, मुझे बनाए, किसी को भी बना, लेकिन ये ज़रूर है पाकिस्तानी इस चीज़ में कभी पीछे नहीं रहे। वो किसी की भी मदद करेंगे, सिर्फ वो एक एतमाद देखते किसी भी शख्स में। एक बार एतमाद हासिल करें वो खोल देते हैं तिजोरियाँ इस फलाही कामों के लिए। और ये वाकई में बड़ी बात है कि लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में होता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है या जब कभी इस चीज़ की बात होती है कि अपने बहन भाइयों की मदद की जाए तो पाकिस्तानी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं।
आलमगीर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फिक्सिट के कितने नुमाइंदे हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं जो आपके काम कर रहे हैं? देखिए, वॉलंटियर्स का तो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, हालांकि हमारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, लेकिन हज़ारों में हैं। साथ ही जो बड़े शहर हैं इस वक्त, पेशावर हो गया, कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, डीजी खान, इन बड़े शहरों में हमारी टीम्स स्टैब्लिश हो गई हैं और वो काम कर रही हैं। और ये मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, स्पेशली नौजवान हैं और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं, लेकिन ये फ़लाही काम में इस प्लेटफॉर्म पर यकजा होते खिदमत के जज्बे से। और हमारे कोई 10 से 12 मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें ये सफाई मुहिम, सड़क की तामीर करना, राशन ड्राइव, हमारी ये पानी के कुएं बनाते, और एक यतीम घर है हमारा, एक फिक्सड स्कूल है, कुरान पाक की तकसीम करते, इसके साथ ये दस्तरखान लगा रहे हैं जगह जगह, तो एक किचन बनाया है। तो ये मुख्तलिफ़ काम है जिसमें अगेन हम 5 साल हुए हमें फिक्सड को इस्टेब्लिश किए। 2016 में हमने इस्टेब्लिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से ग्रोथ है और पाकिस्तानी मदद करते हैं। अच्छा, इस्टेब्लिश करने का मतलब एक होता है ना कि किसी भी आपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, किसी भी एनजीओ को लेकर आते हैं, तो पीछे कोई मकसद होता है। तो ये फिक्सिट बनाने का ख्याल किसका था, और क्या आपका अपना था या आपके दोस्तों ने था, और क्यों बनाई फिक्सिट? रीज़न क्या थे कि आपको फिक्सिट बनानी पड़ी? देखिए, ये हम 2 लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। मैं था, सैयद मोहम्मद ताहा थे, और मकसद सिर्फ़ एक था कि पहले तो कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको जवाबदेह ठहराएं, नौजवानों को इस कदर बासलाहियत, बाइख्तियार, बावसाइल बनाएं कि वो सवाल करें इनसे, अपने टैक्स मनी का जवाब लें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ हम शिकवे शिकायत, तज्ज़िये, तनकीद में फंसे रहते हैं, अमली हमारा अपना भी कोई रोल नहीं होता, तो ये ज़रूरी है नौजवान एहसास करते हुए कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन भी करें, अमल करें उसमें। और तीसरी चीज़ ये, फिक्सिट का जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो ये है कि इस इदारे को हम इस काबिल एक इंस्टीट्यूशन बनाएं पूरे मुल्क में कि जहाँ गवर्नमेंट के इदारे, वो चाहे बल्दियाती, समाजी, सियासी लेवल पे हों, वो नाकाम होते एक आम आदमी को सर्व करने में, वहाँ ये पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जो आम आदमी की खिदमत कर रही हो। और ये इस माशरे में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एम्बुलेंस सर्विस देना कराची में, ये एनजीओ का काम नहीं था, ये गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट ने नहीं किया, अब्दुल सत्तार एदी साहब ने 1900 एम्बुलेंसेस का नेटवर्क बना दिया, दुनिया में सबसे बड़ा था। आज आप देखें, मुख्तलिफ शोबे जात में जो गवर्नमेंट के करने के काम थे वो एनजीओस कर रही हैं, लोग उन पर एतमाद भी करते हैं और वो अरबों रुपए का काम कर रही हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि फिक्सिट इसी मकसद से बनाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुल्क में फैल रही है। अच्छा, एनजीओ जितनी भी हमारे यहाँ काम कर रही हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से, एक साहब आए थे अभी मेरी नशिस्त में, तो उन्होंने बताया कि जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना कोई फेवर होता है, ना कोई फंडिंग होती है, जबकि इसके फ़ंड होते हैं, इसकी मिनिस्ट्री भी होती है। तो कभी इस चीज़ के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई ये जो फ़ंड जा रहा है किन एनजीओज़ को जा रहा है, और फिर जब एनजीओज़ को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर इस मिनिस्ट्री का फ़ायदा क्या? और देखें, एक तो ये कि मुझे नहीं पता इसके लिए क्या उनके जो भी कवानीन है या वगैरह, लेकिन ये ज़रूर है, मैं अपनी बात कर, मुझे लोग कहते हैं आप गवर्नमेंट में आप फिर भी फ़ंड रेज़ कर रहे हैं, डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। भाई, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट से फ़ंड लूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर वही लोग बोलेंगे ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर्स का। दूसरी चीज़ ये कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को आज गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत है, इनको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस कदर इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और फिर लोगों का रुझान भी ये है कि जहाँ वो टैक्स बचा रहे होते हैं, टैक्स का पैसा, वहाँ वो एनजीओज़ में खुला खर्च कर रहे होते हैं। तो ये पब्लिक का भी, आवाम का एक रुझान रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने तो किसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज ये खुद इस काबिल है कि गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट चाह रही है। अच्छा, ये चीज़ तो एक बिल्कुल है कि जब कोई डिज़ास्टर होता है, अभी अगर हम कोविड में देखें तो जितना एनजीओज़ ने काम किया, जितने राशन बांटे, कोई भी एनजीओ हो जो अच्छी इस वक्त काम कर रही हैं, उन्होंने राशन बांटे। फिर अगर खुदा न खास्ता मुल्क में कोई ऐसा वाक़या होता है, कहीं ब्लास्ट हो जाता है, तो हमें एनजीओज़ की एम्बुलेंसेज नज़र आती हैं, उनके वॉलंटियर उठा उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये एक अहम सवाल है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं इसमें शरीफ भाई ऐड करूँ, मैं जो कह रहा हूँ ना कि आज गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत है,
वो इसलिए आप देखें एहसास प्रोग्राम में जो लोगों को खाना खिलाया जा रहा, जगह जगह जो सेंटर्स बनाए गए, उसमें कराची की नामवर सैलानी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका साथ लिया जा रहा। गवर्नमेंट उनको जगह प्रोवाइड करती, ये लोग आके उधर अपना किचन सेट करते और लोगों को खाना फराहम करते। इसी तरीके से रोज़गार प्रोग्राम में एक और ऑर्गेनाइजेशन है अकूवत ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट उसका साथ ले रही है एहसास प्रोग्राम में, उनके आइडियाज़ को रेप्लिकेट कर रही है, उनको साथ लिया। तो ये सिर्फ मैं मकसद समझा रहा हूँ कि आज ये ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी हो चुकी हैं और लोगों का एतमाद है कि आज गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत है। बिल्कुल जी, ये तो है कि गवर्नमेंट को जबकि सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन आलमगीर की बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे इनको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं बल्कि गवर्नमेंट को अब NGOs की, अच्छी NGOs, बार बार बात कहूँगा, अच्छी NGOs की ज़रूरत है। तज़ीन आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमने देखा है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स देते हैं और उन्हें बिज़नेस करने के मौके भी देते हैं और बिज़नेस करने का तरीका भी बताते हैं, क्योंकि हमारे एक मसला ये है कि अगर कोई बिज़नेस करना चाह भी रहा है तो उसे सही डायरेक्शन नहीं पता। बिल्कुल लॉन्ग कट शॉर्ट पर बंदा कहता है जी मैं चाय पराठे का रेस्टोरेंट खोल लूँ, और उसमें भी एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप लोग किस तरह मोटिवेट करते हैं, क्या तरीक़ेकार है आपका? हमारा तरीक़ेकार ये है कि मैं यहाँ से आप स्टार्ट करना चाहूँगी कि जब बिज़नेस जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको देखनी पड़ती है ना, वो वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है सब कुछ, माहौल, हालात, हर कुछ बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम सेमिनार्स करते हैं और वहाँ पे बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं, और इसके अलावा हम बहुत बड़े जो यहाँ के नामवर बिजनेस टाइकन्स हैं वो सब वहाँ आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं जी, और बच्चे उनसे सवालात करते हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। जब वो उनसे सवालात करते हैं, उनके सवालात के जवाब देते हैं, और इसके अलावा उन्होंने हमें यहाँ तक ऑफ़र की है कि जो बच्चा बिज़नेस करना चाहे तो वो उसमें उसकी सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम भी बताना चाहूँगी, रोटरी क्लब ऑफ कराची एंटरप्रेन्योर्स। मैं उसमें मार्केटिंग हेड हूँ, और जो हमारे CEO हैं वो असद अयाज अंसारी हैं। तो आप लोगों ने ये जो स्टूडेंट्स हैं, अब तक कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प हो चुकी है इससे? काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो चुकी है, लेकिन हम लोग ये देखना ज़रूरी होता है कि उसमें इतना, यानी कि बच्चे में आगे बढ़ने की सलाहियत है कि नहीं है, या उसका आइडिया क्या है, उसके आइडिया को आगे प्रमोट करना। फिर अक्सर बच्चों के पास जो है फाइनेंशियली ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, उनके पास फाइनेंशियल कोई भी सपोर्ट नहीं होती, तो उसमें उनकी हेल्प आउट करना। तो इस तरह काफ़ी लोगों की हम हेल्प कर चुके हैं। अब हम ख़वातीन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चियाँ क्योंकि आगे नहीं बढ़ती, ख़वातीन के लिए भी हमारे यही प्लान्स हैं। अब जितने भी हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सेमिनार्स किए हैं और कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, वहाँ पे बच्चियाँ नहीं आगे आती। ये बड़ा हमारे यहाँ इशू है माशरे का। जो हमारे क्लास है, हमारी मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ की बच्चियाँ जो हैं छोटी छोटी नौकरियाँ करती हैं, लेकिन बिज़नेस की तरफ आते हुए सभी डरते हैं। लेकिन एक बिज़नेस की तरफ ना आने का रीज़न ये भी तो होता है कि फाइनेंशियल इशू होते हैं। अब ज़ाहिर है अगर कोई बंदा है उसने बिज़नेस करने का सोचना है तो सोचेगा यार मेरे पास 50,000 या लाख रुपए भी, अगर हम छोटा बिज़नेस भी कर रहे हैं, बहुत छोटा, तो 50,000 लाख रुपए नहीं है या मेरे अब्बू नहीं देंगे, तो वो फिर किस तरह आएंगे? उसके लिए क्या प्लान है? नहीं, बिज़नेस के लिए ना एक्चुअली सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए होता है लेकिन इतना नहीं। बहुत से आइडियाज़ ऐसे हैं, जैसे अब फ्रीलांसिंग शुरू हो गया है। जब से कोविड का इशू आया है तब से लोगों ने फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए। तो इसमें बच्चों के जो है, जो छोटी छोटी उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनको बताना कि भाई आपने ये इस तरीके से करके आप कमा सकते हैं। बहुत से लोग कमा रहे हैं। अब तो आपने देखा होगा कोविड में, किसी बच्चे के पास बहुत अच्छा आइडिया है बट उसके पास पैसा नहीं है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको किस तरह हेल्प करेगी? वो आपके पास कोई आइडिया लाता है कि जी ये मैम मेरा आइडिया है, तो वो फिर आप लोग क्या उसको उस तरह से हेल्प करते हैं, आगे उसका आइडिया पिच करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको हम हेल्प आउट करते हैं, बल्कि उनको फिर आगे भी प्रोमोट किया जाता है। और हमारे जितने भी बिज़नेस टाइकन्स वगैरह हमारे पास आते हैं, जैसे इश्तियाक बेग हैं, इसके अलावा डॉक्टर फरहान ईसा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। ठीक है। अच्छा आलमगीर, एक बात आपके बारे में ये भी फैलाई गई, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ तो मैं अपनी राय कोई नहीं दूंगा, कि जी आलमगीर ने ये फिक्सेड इस वजह शुरू की थी ताकि उन्हें पॉलिटिक्स में आना था, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी अब अक्सर आपको उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है कि जी आपकी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है और आप यहाँ पे ये कर रहे हैं। इसका बताएं, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ तो मेरा ये सवाल नहीं है, सवाल है। देखें, मैं पॉलिटिक्स में फिक्सेड 2016 में शुरू की। फिक्सेड की बुनियाद रखी थी हमने, एक गटर का ढक्कन जो नहीं था उसके साथ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का खाका बनाया उनको मुतवज्जा करने के लिए। ये अमल सियासी अमल था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका था जो पॉलिटिकल अमल था। मैं पहले दिन से पॉलिटिक्स में था। ये अब मैं अगर
इसके अलावा सीएम हाउस के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया, कचरा फेंका, वो पॉलिटिकल अमल था। हम पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कैंपेन्स की फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से। तो हमने ये ज़रूर है कि फिक्सिट एक ऐसे सोशल और पॉलिटिकल मिक्सचर है, इसमें सारे वो फ्लेवर्स हैं, तो लोग इसको मिस परसीव करते। लेकिन हकीकतन पॉलिटिक्स में तो मैं पहले से था, और पीटीआई में 2009 से मेरी मेंबरशिप है, मैं आईएसएफ और इसका हिस्सा था। तो एक चीज़ ये है कि हाँ, इलेक्शन में आना वो एक अलग डिबेट है, लेकिन देखें एक चीज़ समझें, मैं आज अगर इस सिस्टम का हिस्सा हूँ वो इमरान खान की वजह से हूँ। मेरा ये बिलीव था और है कि वो शख्स दयानतदारी से इस मुल्क को बेहतर करने आया है, उसका साथ देना चाहिए। और अभी भी मुझे इल्म है वो किस कदर मेहनत कर रहे हैं और किस कदर रुकावटें और माफियाज उसके आगे खड़ी हुई हैं, जो इंट्रेंच्ड, जिसको कहते हैं कि माफियाज नीचे जड़ों तक गई हुई है। तो मकसद सिर्फ ये है, अगर सिस्टम की बेहतरी के लिए मुझ जैसा कोई भी नौजवान वो इमरान खान का साथ देगा तो इसमें क्या बुराई है। देखें एक चीज़ समझें, अब्दुल सत्तार एदी ने इस शहर में 2 इलेक्शंस लड़े, इसी शहर से मजलिस शुरा के मेंबर थे वो, क्या ख़त्म हो गई ऑर्गेनाइजेशन उनकी? ये आप ये कह देना कि वो सियासत में आप चले गए। मैं आज क्लेम करता हूँ मेरी फिक्सिट पहले से ज़्यादा इस मुल्क में फैली है और पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। मेरा मैसेज पहले से ज़्यादा लोगों तक आउटरीच बढ़ी है उसकी। तो इंशाल्लाह ये अमल आलमगीर, मुझे बात बताए ना कि जहां आपकी वजह शोहरत सोशल मीडिया बनी, उसके बाद ज़ाहिर है मीडिया ने भी आपको किया, वहीं कुछ अनासर ऐसे हैं जो आपके बारे में एक प्रोपोगेंडा भी फैलाते हैं कि जी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये देखें जी फिक्सिट वाले ये कर रहे हैं। ये क्या माइंडसेट है, या फिर लोग कर रहे हैं, या फिर कोई एक माफिया है जो कर रहा है? ये ज़रा क्लियर कीजिए। देखिए एक चीज़ समझे, प्रोपेगेंडा से कोई आज़ाद नहीं है यहाँ, इस ना आप आज़ाद है ना ये आज़ाद है, कोई नहीं। आप यकीनन जब भी कोई काम करने निकलेंगे किसी के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, वो आपके खिलाफ एक ग्रोह की शक्ल में, वो आपके खिलाफ एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स बनाएंगे, तो वो तो होना है इसके लिए। देखें एक चीज़ याद रखें, जो इमरान खान साहब भी अक्सर कोट करते हैं इब्राहिम लिंकन की, एक सेइंग है कि आप सारा वक्त थोड़े लोगों को पागल बना सकते हैं, आप थोड़ा वक्त सारे लोगों को पागल बना सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि सारे लोगों को सारा वक्त बेवकूफ़ बना दें, ये किसी के लिए मुमकिन नहीं। बिल्कुल जी, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो ये मैं अपने अमल से, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं अपने नताइज से आपके हर शक, सवाल, तनकीद और प्रोपेगेंडा का जवाब दूंगा। मैं जब 3 तलवार पे यतीम घर के लिए चंदा कर रहा था, लोगों ने बोला ये पैसे चोरी कर रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं वगैरह वगैरह। आज यतीम घर बनाया भी और चला भी रहे हैं, उसमें 23 के करीब बच्चे हैं जिनकी कफालत की। बिल्कुल जी, बात ये होती है कि तनकीद करना किसी पे भी बहुत आसान होता है। हाँ, आप अपनी तहकीक ज़रूर करें, तहकीक से आपको कोई मना नहीं करता कि अगर कोई किसी चीज़ के लिए भी फंडिंग ले रहा है तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आया वो फंडिंग उधर लग रही नहीं लग रही। लेकिन सोशल मीडिया की जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बगैर तहकीक के लोग फैला रहे होते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, इसी वजह से मैंने ये सवाल भी किया है। और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मानूर, आज आपने क्या बनाया है? मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या है ये? आज आप पहले मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है? ये छोले की चाट लग रही है। सही बता रहा हूँ, छोले की चाट लग रही है। अच्छा, छोले की चाट में ये चिकन क्या कर रही है? चिकन वाली छोले की चाट होगी, ये मुझे सीरियस नहीं समझ आ रहा है क्या। चले मैं बताती हूँ, अगर सिंपल मैं लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये चिकन तो रही है, लेकिन इसको मैंने एक ऐसी शक्ल दे दी है कि अब घर की औरतें, खासतौर अम्माएं खुश हो जाएंगी मुझसे कि अब उनके बच्चे ये खा लेंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले चिकन को तंदूरी किया है। स्वीट तंदूरी चिकन बनाई है पहले मैंने, उसको अलग से, जिसमें मैंने पहले चिकन पे मसाला लगा लिया तंदूरी का। उसके अलावा फिर मैंने उसको ऑयल में अच्छे से मैंने उसको फ्राई कर लिया। मसाला लगाने की यानी मैरिनेशन आपने आधे घंटे की है, उसके बाद आपको उसने
अच्छे से फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट में। उसके बाद उसमें हमने ज़ीरा डाला है, उसमें हमने थोड़ा हस्बे ज़ायका लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो मैं हमेशा कहती हूँ, और नमक यूज़ कर सकते हैं हस्बे ज़ायका, और उसमें थोड़ी सी हल्दी ताकि कलर आ जाए चिकन में। फिर उसको आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है उसकी, और थोड़ा सा उसके अंदर आपने टमाटर का पेस्ट डालना है, जस्ट इतना कि उसका पेस्ट फॉर्म आ जाए, बिल्कुल गाढ़ा वाला, ये नहीं कि पतला वाला हो जो कढ़ाई से भी ज़्यादा होता है, उस शक्ल का टेक्सचर आ जाए, जैसे कि आप मेरी प्लेट अभी देख सकते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से भून लेना है। जब देखें कि आपकी चिकन गलने पे है या चिकन बस अब रेडी टू ईट है, बस इस पे आपने इसको अच्छे से भुनाई करके ऊपर से गरम मसाले की स्प्रिंकल करनी है और इसको सर्व करना है। तुरई को मैंने सिंपल बनाया है, जैसे कि हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया, उसमें हमने तुरई डाल दी, उसमें हमने लाल कुटी हुई मिर्चें डाल दी, जो आप जिस हिसाब से खाना चाहें, उसमें नमक डाला, ज़ीरा डाला, साबित धनिया डाला, हल्दी डाली, उसको अलग से हमने बनाकर और सर्व कर दिया। और ये तुरई चिकन हो गई। ये जूस जो बनाया आपने किस चीज़ का बनाया? ये तो मुझे वही लग रहा है जो गुलबहार और दूध मिला के आपने बना दिया। जी वही है? बिल्कुल, ये वही है जो रिवायतों का एक तरीके से हमारा रिवायत है ये, बड़ा बिल्कुल टेस्टफुल ये होता हम है। इसमें मैंने दूध डाला, उसके बाद थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला, 1 चम्मच शुगर सिरप डाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने गुलबहार का शरबत डाला है इसमें, और उसके अलावा मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। दोनों ही मीठे होते हैं तो कुछ ज़्यादा मिठास ना हो जाए हमारे शरबत में, इसलिए मैंने 1 चम्मच मैंने शुगर सिरप डाला हम लोगों के हिसाब से। और ये जो शरबत होता है ना, ये बड़ा फेवरेट होता है सबका, आप यकीन माने सब बहुत शौक से पीते हैं। इस वक्त यहाँ हमारे साइड पे हील्स के गिफ्ट हैम्पर मौजूद हैं, गुलबहार के मशरूबात मौजूद हैं और बहुत अच्छे मशरूबात होते हैं। हमारा आज का मौजू है अदलो इंसाफ। मोहसिन भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि कुरान पाक में अदलो इंसाफ के बारे में क्या हुक्म है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू क़व्वामीना बिल क़िस्त आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसाफ या अदल व इंसाफ, इसको आप इस तरीके से देख लीजिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब फरमाता है कि ए ईमान वालो, ईमान यानी कि जो ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है पहले कि तुम ईमान रख लो, लेकिन ईमान रखने के बाद तुम्हें क्या करना है? ए ईमान वालो, इंसाफ के साथ कायम रहो, यानी तुम्हारे अपने साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, अपने वालिदैन के साथ भी। अब कुरान का हुक्म ये बयान फरमा रहा है कि इंसाफ सिर्फ ये नहीं करना कि सिर्फ तुमने अपने साथ कर लिया कि भाई मेरे लिए सब अच्छा होना चाहिए। होता ना लोग ने, यार जो मैं कहूँ, जो मेरी ज़ात के लिए वो मेरे लिए सही हो, बाकी किसी का भी कुछ बुरा हो रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुरान कहता है अपने साथ भी इंसाफ करो, अपने रिश्तेदारों के साथ भी इंसाफ करो, और अपने अहलो याल यानी घर वालों के साथ, वालिदैन के साथ भी इंसाफ करो। फिर एक जगह अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुक़्सितीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। एक होता है ना कि एक आम इंसान किसी से प्यार करने लगे, अच्छा करने लगे तो उसकी इज़्ज़त हो जाती है। अल्लाह इंसाफ करने वाले को, अदल करने वाले के बारे में हुक्म फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए अदल व इंसाफ करता है। तो इंसाफ का तो कुरान हुक्म में, कुरान करीम में बड़ा वाज़ेह हुक्म आया है कि इंसाफ करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला ने ईमान वाले से कहा कि इंसाफ करो, अपने साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसाफ करने वाले की शान ये है कि रोज़े महशर जब वो आएगा तो अल्लाह ताला 7 बंदों को अर्श अज़ीम का साया देगा, यानी कि उस वक्त सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसान के दिमाग ऐसे उबल रहे होंगे जैसे हंडियों में पानी उबलता है, आपने देखा होगा, इतनी गर्मी शिद्दत की होगी, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला अर्श का साया देगा 7 बंदों को। उनमें से एक वो बादशाह होगा या वो हाकिम होगा जो लोगों के दरमियान अदल कायम करता होगा। अच्छा, अदल इंसाफ में मैंने ये बात भी की थी कि अदल इंसाफ यही नहीं कि ज़ाहिर जो हमारे हाकिम वक्त हैं या हमारे और जो लोग हैं जिनका काम इंसाफ देना, एक अदल होता है आपस में एक दूसरे को देना। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि चाहे बहन भाई हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे ऑफिस कोलीग हों या हमारे सर्वेंट्स हों, हम उनके साथ भी अदल इंसाफ नहीं करते। इनके लिए क्या होगा? देखिए, मैंने आपके सामने पहले जो कुरान पाक की आयत पढ़ी ना, उसमें यही था कि जब तुम अदल करो तो सिर्फ अपने साथ ही ना करो, बल्कि तुम्हारा हुक्म यही है कि अपने बहन भाइयों के साथ, मिसाल के तौर पे जायदाद का एक बड़ा आम मसला है, हर घर में होता है तकरीबन, जिसके पास होता क्या है कि आम तौर पे बहनों की जायदाद में हिस्से को बोलते क्या तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो शादी के अपना घर है था और शादी के बाद जो हमने जहेज दे दिया वो तुम्हारा हिस्सा बन गया। नहीं, जो शरीयत ने उनको हुक्म कायम रखा है
उस कायम को तुम्हें देना पड़ेगा, अल्लाह तुम्हारी पकड़ करेगा, चाहे बाप हो चाहे भाई हो, उसके लिए लाजिम है कि अगर उसकी विरासत में उसका ऐसा निकल रहा है, ऐसी बात अल्लाह ने बाप को दिया है या माल दिया है तो उसके विरासत में हुक्म है तो लाजमी इसको दिया जाएगा। इस तरह करने से क्या है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उसे पसंद करूँगा जो इंसाफ करता है। और अल्लाह ताला फरमाता अल्लाह के गज़ब में वो शख्स, यानी कि जो शख्स इंसाफ नहीं करता, यानी मफ़हूम हदीस यही है कि जो शख्स इंसाफ नहीं करेगा, अदल नहीं करेगा। और फिर एक वादे कर दूँ, अदल होता क्या है आम तौर पर? अदल ये नहीं कि आधा आधा बांट दें, अदल से मुराद ये है, जो उर्फ़ आम में समझाता हूँ, अगर किसी को 70 रुपये की ज़रूरत है तो उसे 70 दें, किसी को 30 की ज़रूरत है उसे 30 दें, यानी कि जिसको जितना चाहिए उससे दिया जाए, इसे अदल कहते हैं। लेकिन मोहसिन भाई, जो शरीयत में है, अगर मिसाल के तौर पे जायदाद की बात करें तो जितना बहन का हिस्सा उसको उतना ही देंगे ना, बिल्कुल, या उससे ज़्यादा दे सकते हैं? नहीं देखें, अगर अब आपने कहा कि उसको अगर ज़रूरत है, नहीं मैंने अदल की बात की, ये यहाँ पर बात विरासत की नहीं हो रही। अच्छा, मैंने अदल की बात की कि ऐसा भी होता है कि आप किसी को 50 रुपये दे रहे हैं और उस बंदे को 100 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास हैसियत है, लेकिन बोले नहीं मैं तो अदल कर रहा हूँ, मैं आधा दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास है तो दे दें, क्या जाएगा भाई, अल्लाह आपके इसमें इजाफा फरमा देगा। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये पावर्स दी हैं और कभी ऐसी नौबत आए तो उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो, चाहे ये राशन की जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ये उस वक्त के लिए भी होता है, या किसी घर खाना दे रहे होते हैं ये उस वक्त के लिए भी होता है, तो अदल इन सारी चीज़ों में होता है। तज़ीन, मुझे ये बताएं, आप लोग क्योंकि आप जो है इवेंट्स भी प्लान करती हैं, इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल है उसमें कितना लॉस हुआ है जो इवेंट प्लानिंग करने वाले थे? क्योंकि आप लोगों के कुछ बड़े इवेंट्स भी होते हैं, क्या अब वो हो रहे हैं? क्योंकि नहीं हो रहे होंगे डेफिनेटली, तो कितना लॉस हुआ है? मेरे ख्याल से इवेंट का जो इंडस्ट्री है ना, उसको और स्कूल्स, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इवेंट्स, बड़े इवेंट्स नहीं हो रहे, ज़ाहिर है कहीं भी गैदरिंग नहीं, लोगों को जमा नहीं किया जा सकता। अब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, शादी के भी हो रहे हैं, वो भी होम बेस्ड हो रहे हैं। अभी होना शुरू हुए थे तो फिर कोविड की तीसरी लहर आ गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो किस तरह, जिसपे तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो डेली वेजेस वाले हैं, ज़ाहिर है इवेंट आप लोगों के पास ऐसे कई लोग होंगे जो रोज़ का कमाते होंगे, रोज़ खाते होंगे, फूल वाले हैं या डेकोरेशन वाले हैं, तो ये फिर अपना सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं? यही तो मसला चल रहा है ना, अब उनके सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया। अब यही हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं, जैसे राशन बैग्स वगैरह हो गए या कुछ और उनकी मदद की जा सकती है। हम भी ज़ाहिर इतना नहीं कर सकते, हमें भी कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि बस देखें क्या चलता है, क्या होता है आगे। इवेंट्स को इस वक्त में बड़ा लॉस, हाँ, इवेंट्स नहीं हो रहे हैं हमारे, और ये बड़ी बात है कि इस वक्त में जो लोग मदद कर रहे हैं, बिल्कुल करनी भी चाहिए, लोग बड़ा परेशान हैं। आलमगीर, मुझे बताएं कि आपकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, और इमरान खान साहब जब आ रहे थे हुकूमत में तब उनका यही दावा था कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि अभी मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पे कि लोगों को उस तरह इंसाफ नहीं मिल रहा। आज भी करप्शन है, आज भी हम कहीं जाते हैं तो हमसे पैसे ले लिए जाते हैं। कोविड के दिनों में पुलिस भी पैसे ले रही है, असिस्टेंट कमिश्नर की शिकायत आ रही है, वही पैसे ले रहे हैं, तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? देखें, हकीकतन आप सही कह रहे हैं। अब जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक़ है या जो ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक़ है या आप कह लें ये पुलिस का ताल्लुक़ है, तो इसमें चेंज आने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जब पंजाब की मैं बात करूँ, वहाँ हमारी गवर्नमेंट है, सिंध में तो नहीं है। पंजाब असम्बली में इस पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मुख्तलिफ़ कवानीन लाए, टेबल किए, तो वो यकजा नहीं हो सके उसके लिए, और अनफॉर्चुनेटली 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कि हम ख़ुद से कोई भी कवानीन में जो है वो अमेंडमेंट्स कर सकें, और वो किसी न किसी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उन चीज़ों में काफ़ी जो है वो स्लो प्रोग्रेस रही है अभी तक। और रही बात, देखिए एक चीज़ बड़ी अहम है कि आपकी अदालतें आज आज़ाद हैं, लेकिन अदालतों की मदद के लिए जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ होती हैं, वो चाहे FIA है, चाहे नैब है, हमारी वफाक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनकी कैपेसिटी नहीं थी। मैं आपको नैब का बताऊं, पिछले बजट में इनके लिए कुछ इनके लिए पैसे रखे गए कि इनका पर्सनल, इनके पास इक्विपमेंट, इनके पास मशीनरी कुछ लाई जाए। इनकी वो कैपेसिटी नहीं थी जिस कदर हम इनसे काम चाहते हैं, जिस कदर हम इनसे केसेस चाहते हैं, या जो खान साहब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी कह चुके हैं कि अगर ये न्याजी की नैब होती तो 30 नहीं 300 केसेस होते। तो इदारे सारे खोखले थे, और ताहाल कुछ इदारों में बेहतरी आई है, कुछ ठीक नहीं है अभी भी। तो जब आखिरी उसमें जाती, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हो, जब कोर्ट में जाती केस ही कमज़ोर होता।
ये इदारे उस केस को मजबूत नहीं कर सकते, उस केस में मवाद मटीरियल मौजूद नहीं होता और बिल आखिर वो केस लंबा चलता रहता, इंसाफ लटक जाता, नहीं मिलता। एक और भी बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आया, लेकिन यह वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे कि जब खान साहब बिल्कुल आ रहे थे तब लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा ली थी, क्या इस वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? लेकिन यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त सहरी का दस्तरखान जो है सजा हुआ है और मानूर ने जो चिकन तोरी बनाई थी वो हम पूछते हैं, तंदूरी चिकन तोरी जो भी है बनाई थी, वो हमारे मेहमानों को कैसी लगी? तज़ीन कैसी लगी? आपने ट्राई करी? बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत बहुत मज़ा आया खा के। अच्छी लगी, पक्की बात है। आलमगीर, आपको कैसी लगी है बता? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? नहीं, इन्होंने खाई है और बहुत अच्छी। हमारी ये जो मेहमान हैं, ये हमारी जो शेफ़ हैं, ये बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। अच्छा तज़ीन, आप क्योंकि लिखती भी हैं, आपके फादर भी ज़ाहिर लिखते हैं, ख़वातीन इस तरफ ख़वातीन का कितना रुझान है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों ख़वातीन जो इस तरह की राइटिंग की तरफ आने से थोड़ा कम है उनका रुझान? असल में एक तो हमारे थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है हमारे माशरे का कि ख़वातीन अगर इस तरफ आती हैं फ़नून लतीफ़ा की तरफ तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि बहुत बुरा माना जाता है। यहाँ तक कि मेरी एक जाने वाली थी, उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनकी अम्मी ने उनकी पिटाई की कि तुम अब शायरी लिखोगी। अच्छा। हाँ, यानी कि इस तरीके का लोग हैरान होते, अच्छा ये शायरी करती हैं या ये मुसव्वरी करती हैं। बहुत मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में इस चीज़ों को बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन जबकि बड़े बड़े शायराएँ हमारी अभी भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम फाइनेंशियली तौर पे देखें तो ये कितना है, इसमें है वैसा है? हमारे यहाँ जो शायर हैं, शायराएँ हैं, उन्हें क्या उस तरह प्रमोट किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ना प्रमोशन का कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म है और ना इनके पास पैसा होता है। बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है इन लोगों की। हाँ, बैक से अगर कोई अमीर है या उसको बहुत अच्छी उसकी बैक है पैसे के मामले में तो सही है, चल जाता है, वरना तो बहुत बुरा हाल है। क्या करना क्या चाहिए अगर हम गवर्नमेंट को कोई एडवाइस देना चाह रहे हों तो क्या इसमें आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो शायर हैं, शायराएँ हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए या उनके कुछ फाइनेंशियल हालात बेहतर हों ताकि लोगों का रुझान भी बढ़े? हुकूमत के पास वैसे ही इतने मसले मसाइल हैं, वो फ़नून की तरफ कहाँ आएंगे? उनको आना चाहिए। और हमारे कल्चर को जो प्रमोट करते हैं वो फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड लोग ही करते हैं, और कौन करता है कल्चर को प्रमोट? हमारे ड्रामे आप देख लें, उनका क्या हाल हो चुका है। और यानी कि अब कहा जाता है कि अब ये शायरों में भी मुसन्निफ़ीन जो है उनमें भी और जो आर्टिस्ट हैं उनमें भी कि बड़ा शायर नहीं आ रहा, बड़ा कोई मुसन्निफ़ नहीं आ रहा, बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? रो रहे हैं बेचारे आर्टिस्ट। अच्छा, टैलेंट बहुत है, हमने देखा है कभी कभी कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी शायरी हमारे सामने आ जाती है कुछ लोगों की कि हमें भी पूछना पड़ता है कि यार ये कौन है। आप नहीं समझती हैं कि सोशल मीडिया भी बेस्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है कि अगर नौजवानों को रुझान की तरफ लाया जाए, ख़वातीन को लाया जाए, कि अगर ज़ाहिर वीडियो वायरल होती है, यूट्यूब चैनल्स बन सकते हैं, ऐसा लेकिन वो लकीली किसी का हो जाता है, हर कोई तो नहीं। अब बहुत मेरे साथ हैं, बहुत सारे इस तरह के कांटेक्ट में हैं, बहुत सारी शायराएँ हैं और मुसन्निफ़ा जो होती हैं, लिखती हैं, बहुत सारे हैं लोग। लेकिन सोशल मीडिया उन्हें क्या देगा? नहीं, अगर यूट्यूब चैनल प्रमोट कितने लोग बनाएंगे? बनाए हुए लोगों ने शायरी कोई पढ़ने की समझ ही नहीं है किसी को, मुसव्विरी की समझ नहीं है, तो कोई क्या करेगा? यानी कि जब तक प्रमोशन ही नहीं होगी इन चीज़ों की और अच्छा बुरा नहीं बताया जाएगा, लोगों को पता ही नहीं ना आर्ट है क्या, शायरी है क्या। क्योंकि ये तो हमारी बहुत पुरानी चलती चली आ रही है, मिर्ज़ा गालिब और ये नहीं, आजकल जो माहौल इतना अजीब सा जा रहा है कि टिकटॉक पे अजीब अजीब जो चीज़ें होती हैं वो वायरल हो जाती हैं। यानी कि हमारा अदब तो आ ही नहीं रहा आगे। यानी कि लोग देखना ही नहीं चाह रहे ना, लोग देखना नहीं चाह रहे, उनको पता ही नहीं है ना ये है चीज़ क्या। बिल्कुल जी, इस बारे में सोचना चाहिए। सवाल भी इस पर मैंने पूछा था कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शायर हैं, शायराएँ हैं जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं और ये एक अदब है, एक चीज़ है, इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए ताकि ये जो एक टैलेंट है, ये जो एक फ़न है, ये दबे ना। आलमगीर, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किया था कि लोगों के जहन में ये था कि जब खान साहब आएंगे तो आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, महंगाई भी ठीक हो जाएगी और हर चीज़ जो है परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब जो 3 साल 4 साल जो भी अभी आप लोग गुजरे हैं उसमें लोगों की मायूसी हो गई कि यार महंगाई को कम नहीं हुई, हमने एक चेंज चाहा था लेकिन वो चेंज हमारे गले आ गया। इस तरह की बातें आप भी सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे भी होती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? यार देखें शरीफ भाई, एक चीज़ समझने वाली है कि एक तो जो इमरान खान को पाकिस्तान मिला वो कोई नॉर्मल हालात थे,
ये महंगाई का जो सबसे पहली बात है, देखिए मुझे बताएं, ये इमरान खान की गलती है? पिछले 30 साल में इंपोर्ट्स नहीं बढ़ी। आपके जब इमरान खान को गवर्नमेंट मिलती है 48 अरब डॉलर पे इंपोर्ट खड़ी होती है, 22 से 23 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट खड़ी होती है। इतना बड़ा डेफिसिट, आपका ट्रेड डेफिसिट, आपके रिजर्व्स जो है वो 18,000 अरब से कम होके, जो इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन किया, मार्केट में डॉलर फेंका, रिजर्व से पैसा छाप, ये 8 से 9,000 अरब पे रिजर्व्स ले आए थे। जो हम कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट के करीब है, वो इसी वजह से तो था। तो ये सारी चीज़ें अब एक्सपोर्ट्स पे आपको, अब जब आपके पास डॉलर्स ही नहीं है मुल्क में, आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आना है। उसी वजह से ये डॉलर शूट कर गया, क्योंकि डॉलर अपनी असली वैल्यू पे था नहीं, और ये 128 पे छोड़ के गए थे और उसने जाना था। ये कोई भी हुकूमत आती है, आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल जब इसाक डार के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बने, वो पिछली पॉलिसीज़ को रो रहे थे कि ये तो इन्होंने ऐसा किया जब ये 100 से 128 पे जाने लगा। मकसद सिर्फ ये है, ये इमरान खान की गलती है कि 30 साल में एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं हुआ। हमने जहाँ आप कॉटन में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ आपने हर जगह शुगर मिल्स लगा दी, क्योंकि उसमें सरमाएदार थे, उसमें जो है वो उनकी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे थे। आलमगीर, आप नहीं समझते कि जो खान साहब की तकरीरें थी उसको लोगों ने इस तरह लिया हुआ था कि जी चेंज आएगा? क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर मुझे आज खाना नहीं मिलेगा तो मैं इस उम्मीद में नहीं बैठूंगा कि जी आगे 5 साल बाद बेहतर हो जाएगा। जो रोज़ कमाने वाला है, खाने वाला है, उन्होंने भी वोट दिए। अब आप पब्लिक को कैसे देखते हैं कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें पब्लिक क्या इस चीज़ को हजम कर पाएगी? शहरी भाई, ये रिफॉर्म्स का अमल है। इमरान खान आराम से घर पे नहीं बैठा हुआ, ना उसने बाहर जायदादें बनाई हैं, ना उसके बच्चे कोई जायदादों के अयाशियाँ कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, रिफॉर्म्स का अमल है। रिफॉर्म्स में तकलीफ आनी है। हम सब बहैसियत कौम, मतलब हम सब ने मौज की है, कर्जे पे कर्जे लेते गए, एक्सपोर्ट्स पे काम नहीं किया, इंडस्ट्री पे काम नहीं किया, एग्रीकल्चर पे काम नहीं किया, कर्जे चुकाने के लिए मज़ीद कर्जे लिए। ये अभी हमारी गवर्नमेंट में हम जितना रेवेन्यू जनरेट होता, आधा जो है पिछले कर्जों पे सूद अदा करने, अभी तक 6,000 अरब रुपए सिर्फ सूद अदा किया है पिछले कर्जों पे। ये चीज़ समझनी होगी। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, बिजली के बिल, लोग महंगाई पे बिजली पर भी रोते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स, वो बिजली आईपीपीस प्रोड्यूस करे या ना करे, गवर्नमेंट ने पे करना है और डॉलर्स में पे करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ, देखिए रिफॉर्म्स में तकलीफ आनी है। ये हम जिन ममालिक की, जिन नेशंस की हम एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं कि वो यूरोप में ये हो गया, यूएस में हो गया, ज़रा तारीख़ तो उठा के देखें। उनकी 400 500 साल पुरानी तारीख़ है उनकी। वो इन तमाम फेजेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सिंध की, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जब कैंपेन कर रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया, तो उन्होंने कहा था कि हम चेंज लाएंगे। अब कराची की एक बड़ी आवाम ने पीटीआई को सेलेक्ट किया। अब जब पीटीआई से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी सिंध में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो आलमगीर, हमें ये बताए ना, क्या सिंध की दी गई आवाम का वोट ज़ाया गया? हम सिंध में ही, अगर चले हम पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध में हमें किस तरह, पानी का मसला आपने भी उठाया, आप गए वाटर, हम पानी जो है वो ख़रीद के, अपना ही पानी ख़रीद के पी रहे हैं। हमारे ग्राउंड पे कब्ज़ा होता है, उस पर भी एक प्रोग्राम आपने भी किया था, मैंने भी किया, और भी सारी चीज़ें हैं, कचरा पड़ा हुआ होता है, और हम फिर कहते थे कि जी फ़लानी एनजीओ उठा ले, जो एनजीओ का काम नहीं है। तो फिर सिंध में किस तरह चेंज आएगा? जो वोटर पीटीआई का कराची से है, सिंध से है, उसको क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए, ये एक बड़ा बदकिस्मत अलमिया है कि कराची में एक पार्टी आ जाती और बकिया सिंध में दूसरी पार्टी मेजॉरिटी में आकर गवर्नमेंट बना लेती और कराची इग्नोर हो जाता उसके अगेंस्ट। तो ये देखिए, 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी हुई, उसका मिसयूज़ किया जा रहा। हम बार बार हम जब भी 18th अमेंडमेंट पे बात करते हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं करते। हम कहते हैं यार, जो आईनी इसका जो असल रूह है उस पर तो जाए ना। असल ये है कि आप एनएफसी अवार्ड मांगते, एनएफसी के बाद पीएफसी अवार्ड है। सूबे ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे मुंतकिल करने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अपने वसाइल उनकी नीड के मुताबिक, वो नहीं किया जाता। आप देखिए, कराची का मेयर रो रहा था, वो बात बिल्कुल बावजह थी। 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता है कराची का मेयर जो केएमसी चला रहा है। उसका बजट ही इन्होंने इतना कर दिया कि सिर्फ वो तनख्वाहें बामुश्किल निकाल सकता है। तो ये सूरत हाल है। देखें, बदकिस्मती है, हम इलेक्शन से पहले जो भी टॉल क्लेम्स कर रहे थे, हम तो ये देख रहे थे कि सिंध में भी हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारा सीएम होगा, तब हम कुछ पॉलिसीज़ ला सकेंगे। नहीं हो सका। अब हमारा असल काम है जो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं बाकियों की क्या बात कर,
हम आज ऑपोजिशन में कराची में, अब हमारा काम है इनसे इश्यूज पर सवाल करना, इनसे बिल्कुल जी, इश्यूज इसको पर भी लड़ना। इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तज़ीन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बड़ा अहम वक्त है, कीमती वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अपने लिए, हमारे लिए, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। मानूर, क्या सवाल है आपके मोहसिन भाई के लिए? बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी किसी का हक मारना उसका गुनाह कितना है? सबसे पहली बात, किसी का हक मारना तो एक गुनाह कबीरा है। बिल्कुल। और सारी बात ये कि अगर इसकी सज़ा देखनी है तो इतना याद रखिएगा कि रोज़े महशर एक शख्स आएगा जिसकी नमाज़ें बहुत होंगी, रोज़े बहुत होंगे और बड़ा अकड़ के आ रहा होगा, तो अल्लाह अदालत लगा लेगा। अल्लाह फरमाएगा कि बंदे तेरी नेकियां इतनी, तेरे सब इतने, तो इतने में वो लोग आना शुरू हो जाएंगे जिनका उसने हक मारा होगा। किसी की बेटी का हक मारा, किसी के भाई का हक मारा, और कहेंगे या अल्लाह हमारा हक है, तो उस वक्त माल तो होगा नहीं। रब फरमाएगा जाओ इसकी जितनी नेकियां वो लेते चले जाओ, तो वो नेकियां बढ़ती चली जाएंगी, आखिर में गुनाह रह जाएंगे। जो गुनाह रह जाएंगे ना तो फिर भी लोग खड़े होंगे। तो अब वो जो गुनाह लोगों के होंगे, बंदा तो खाली हो गया, नेकियां कुछ रही नहीं, वो सारे गुनाह उस बंदे के ऊपर ला दिए जाएंगे, यहाँ तक कि वो नेकियों पे अकड़ने वाला अब उन दूसरों के गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला जाएगा। तो ये इतना बड़ा गुनाह है किसी का हक मारना। और एक सवाल और है मेरा कि जो हाकिम अदल नहीं करते उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, हाकिम अदल नहीं करते, सबसे पहली बात अल्लाह के फरमाते हैं जो हाकिम अदल करेगा वो अल्लाह की रहमत के करीब, लेकिन जो हाकिम अदल नहीं करेगा जी। वो अल्लाह की रहमत से दूर और अल्लाह ताला की मोहब्बत से दूर और अल्लाह के जलाल व गज़ब में होगा। तो मैं समझ लीजिए कि कोई भी हाकिम हो, अगर हाकिम देखना है तो मेरे उमर फारूक ताला को देखें कि उनकी शान क्या थी। अच्छा मोहसिन भाई, अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी शख्स से जिसके पास फ़ैसले की अथॉरिटी होती है, उससे कोई गलत फ़ैसला हो जाए और फिर उसको पछतावा हो कि मुझसे गलत हो गया, लेकिन अब फ़ैसला तो हो गया, ऐसी सूरत में क्या करें? देखें, नादानिस्ता तौर पर अगर गलती हुई है, जाहिर सी बात है जान के उसने गलती नहीं की तो वो तो अलग बात है, लेकिन दानिस्ता तौर पे कोई हाकिम ऐसा अमल करता है तो ये तो फिर सज़ा का हकदार है। और यहाँ भी सज़ा से मुराद कि यहाँ भी उसका गुनाह का कफ़ारा देना पड़ेगा। अगर वो शख्स जिसके साथ इसकी ज़्यादती की है वो इसे माफ़ कर देता है तो ठीक है, दुनिया में अगर उसको मुलाकात, या वो शख्स अगर नहीं रहा तो रोज़े महशर इस बात का उसे हिसाब देना पड़ेगा जो उसने ज़्यादती की। बारह नादिम हो, तौबा करे, अगर वो नादिम, बाकी अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन ये याद रहेगा इसमें जिसका हक मारा है जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक कुछ माफ़ नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तआला अन्हा, उन्हीं के नाम की एक औरत ने चोरी की। तो अब मैं बता रहा हूँ हाकिम में वक्त होता क्या है, सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि वादा निभाना जानते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के नाम जैसी एक औरत का नाम था फ़ातिमा और बड़े कबीले की सरदार थी, उसने चोरी की थी, कभी यानी कि बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। तो कुछ सिफारिश करने वाले आ गए कि हज़रत ये बड़े कबीले की है, आप इस पर रहम फरमा दिए। तो अल्लाह के फरमाया पहले जो कौम थी इसलिए हलाक हुई थी कि जो गरीब के साथ जब इंसाफ करने वाला होता था कोई तो करता इसके तो हाथ भी काट दो, पैर भी काट दो, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी कोई अमीर आ जाता तो उसके साथ क्या करते, रहम करते हैं, ये तो ख़ास कबीले का है, ये तो बड़ा मालदार है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती ना मैं उसका हाथ काट देता। यह है इंसाफ, यह है अदल। उमर फारूक ताला को नहीं देखा, उमर फारूक कहते हैं कि मैं जब तक नबी के पास नहीं आया तो मेरा हाल क्या था। आप कहते हैं अल्लाह ने 5 ऊँट, मेरे बाप का नाम था खत्ताब, उसने मुझे 5 ऊँट दिए, 5 ऊँटों को मैं सीधी कतार में नहीं लगा सकता था, पहला ऊँट लगा था, चौथा आ गया था, चौथा लगा था, तीसरा ऊँट आ गया था। ये उमर जो सिर्फ अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, खत्ताब का बेटा है, 5 ऊँटों को कतार में नहीं लगा सकता था, लेकिन जब हुजूर से बैत की कलमा पढ़ा और हुजूर का अदल इंसाफ देखा फिर हाल क्या था, पूरी उम्मत सीधी थी। और उम्मत कितनी बड़ी थी कि आप जब खलीफा बने तो आपने 2.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। तो आप फरमाते उस वक्त जब हुकूमत मैं कर रहा हूँ तो मेरी आका की उम्मत भी सीधी है और सिर्फ उम्मत ही सीधी नहीं बल्कि हुकूमत भी सीधी है। अच्छा मोहसिन भाई, जो लोग भी फैसला करते हैं उन्हें सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी फैसला करने वाले को पता होना चाहिए ना कि क्या बातें ज़रूरी होती हैं। ये मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ कि जो हम आपस में फ़ैसले करते हैं या किसी को बड़ा बना देते हैं उनके लिए। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले बात, दोनों की राय सुने, एक की राय सुनकर
फ़ौरन फैसला ना दे दिया जाए, बल्कि यानी कि जो कातिल है या मकतूल है, या किसी ने किसी को मारा हो या कोई किसी पर ज़रब लगी हो, दोनों की बात सुने। आया मारने वाला किस जज्बात में मार रहा था, और जहाँ जिसकी पिटाई हुई या जिसको मारा गया क्यों मारा गया। हो सकता हो मारने वाले की गलती ना हो, पिटने वाले की गलती हो सकता है, पिटने वाले की गलती ना हो, मारने वाले की गलती है। तो सबसे पहले दोनों की बात सुने। दोनों की बात सुनने के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में अगर मुसलमान ईमान वाला है फिर फैसला करे। उसके साथ साथ असल बात समझाना चाहता हूँ, मशवरा करे। मशवरे से क्या मुराद है कि जो अगर खुद फैसला नहीं कर पा रहा तो जो दाना लोग हैं, अक्लमंद होंगे, उनके साथ बैठकर मशवरा करे। और साथ साथ आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ, तहकीक करे। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पे कि फलां ने कहा मेरे साथ जाति को मिला या हो गया, नहीं, तहकीक भी करे, या खुद तहकीक करे या तहकीक कराए, तो फिर जाकर तो इंसाफ है। अच्छा मोहसिन भाई, कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि पंचायतें लगी हुई होती हैं, पंचायतें बन जाती हैं गाँवों में, और जिरगे ने फैसला दे दिया। क्या वो फैसला जायज़ है क्योंकि हुकूमत वक्त ने जो कहा हुआ है कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, या एक पंचायत का लगा हुआ फैसला जायज़ होता है? शरीयत का हुक्म ये, काजी वक्त जो फैसला देगा वही माना जाएगा। ये पंचायत और ये जो गांव देहात में होता है ये कोई फैसला नहीं होता। हाँ, घर में जैसे बाप बड़ा है, घर में अमूमी फैसले की बात को तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वाक़तन कोई जायदाद का मसला आ गया, किसी के साथ ज़ाती का मसला आ गया, कोई और ऐसे मसाइल आ गए, तो हुक्म ये है कि काजी वक्त, यानी जो उस शहर का हाकिम है और वो हाकिम जो अदालत रखता है या काजी रखता है, तो वो काजी वक्त जो फैसला देगा उस पर अमल किया जाएगा। बाकी ये पंचायतों नहीं, इस पर कोई अमल नहीं होगा। ये बहुत हमने सुना भी है, बहुत देखा भी है, फिर कई दफ़ा ऐसे फैसले सुन लेते हैं कि दिल ख़राब होने लगता है। आलमगीर, मुझे ये बताएं कि बात हो रही है कि एक तरफा बात सुनना, अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो बना दी जाती है कि जी, आपकी मिसाल ले लूँ कि जी आलमगीर ये कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते, और उस पे नीचे लोग कमेंट करने लगते हैं जो गुनाह के ज़मरे में। बिल्कुल, मुफ्ती साहब ने बताया ये क्यों हमारे हो गया कि हम वन साइडेड स्टोरी सुनते हैं, हम जाके आलमगीर से नहीं पूछ रहे कि भाई आप जो ये काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। बस 6 फुट 12 फुट 20 फुट दूर से खड़े होकर एक बंदे ने वीडियो बनाया और जो उसने कमेंट्री कर दी वो वही सच है। देखिए, हुआ ये है कि जैसे इन्होंने इंसाफ की मिसाल दी कि काजी वक्त जो होता है, अब अगर आप हर शख्स को काजी बना देंगे तो फिर इंसाफ की भी वही तवक्को रखें। आज सोशल मीडिया की वजह से हर शख्स रिपोर्टर है, बिल्कुल, हर शख्स जर्नलिस्ट बना हुआ है, हर शख्स अपनी राय रखता भी है और उस राय का इजहार भी खुलेआम उसके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो करता है। और इसकी वजह से बेशुमार इश्यूज़ आए हैं, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े फसाद हुए हैं। तो ज़रूरी ये है कि एक तो इसको अभी तक सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए भी इश्यूज़ आए, और दुनिया भर में ये इश्यूज़ अभी भी मौजूद हैं। और जब आप ये देखते हैं हर शख्स रिपोर्टर है, हर शख्स वो एक तो जर्नलिस्ट होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बना हुआ है उस पर, तो वो हर कोई अपने राय पर मुख्तलिफ तरीके से रखता है और उस पर कहीं ना कहीं लोगों की दिल आज़ारी भी होती है, उसमें कुछ बदनीयती भी होती। तो ये है कि इसको रेगुलेट किया जाए, अभी तक इसमें मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में नहीं नज़र आता कि कैसे रेगुलेट करें। अच्छा आलमगीर, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, नाज़रीन के लिए सवाल है कि उस वक्त का आलमगीर जो एक लड़का था और अब एक पॉलिटिशियन भी है, कितनी बड़ी तंजीम चला रहा है, क्या फ़र्क आया आप में? आप उस वक्त ज़्यादा खुश थे या अब ज़्यादा खुश हैं? उस वक्त ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे, अब ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं? देखिए, हाल ही में अभी मेरी कुछ 4 महीने पहले ही शादी हुई है, माशाअल्लाह। तो मैं अभी ज़्यादा खुश हूँ उस वजह से, फैमिली कंप्लीट हुई। लेकिन देखिए, एक चीज़ समझें, जो आज आप कह रहे हैं, जो आज आप पब्लिक के लिए ज़ाहिर कर रहे हैं, अल्लाह उस पर टेस्ट करेगा आपको, और वो हो सकता है ज़िम्मेदारी दे के टेस्ट किया जाए। आज मैं आपको ये बता सकता हूँ शहरी भाई, अल्लाह ने जो मुझे अपना हल्का दिया है NA 243, इसमें मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपनी, और अल्लाह का टेस्ट समझते हुए कि लोगों को मैं एक चेंज दिखा सकूँ, अपनी ज़ात में एक MNA की ओहदे से उनको चेंज दिखा सकूँ कि पहले के MNA कैसे थे और अब के कैसे। उसके लिए मैं लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते, लेकिन अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ अपने हल्के में, तो ये मुराद अली शाह वगैरह ये तो पैदा भी नहीं हुए, फिर ये तो फिर पैदा ही नहीं हुए। अच्छा आलमगीर, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, उनकी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, क्या MNA को फंड मिलते हैं अपने इलाके को सुधारने के लिए? देखें, वैसे
आईनी तौर पे ये एमएनए का काम नहीं है। एमएनए लेजिस्लेटर होता है, एमपीए लेजिस्लेटर होता है, कानून साज होता है, उसका काम है कानून बनाना। ये फंड्स लगाना डेवलपमेंट के काम ये लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, लोकल बॉडीज़ के, यूसी, नाजिम, मेयर वगैरह। लेकिन अभी मौजूदा हालत में ये एमएनएस को एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत उनको फंड्स मिल रहे हैं 15 करोड़ रुपए सालाना। ठीक है। और इसमें एक्चुअली हमने सिर्फ स्कीम्स आइडेंटिफाई करके देनी है कि फला फला स्कीम्स पे आपने काम करना है। पीडब्ल्यूडी फेडरल का एक इदारा है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, वो इस पर काम करती, वो इसके टेंडर करती, कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज करती वगैरह। तो सालाना 15 करोड़ रुपए इस वक्त लगाए जा रहे। 3 साल हो चुके हैं, मेरे पिछले साल के फंड लैप्स हो गए थे। इस साल मजमूई पिछले साल के भी और इस साल के भी इकट्ठे फंड्स मेरे हल्के में लगाए जा रहे हैं। बदकिस्मती एक ये है कि हम सिर्फ वो काम कर पा रहे हैं जिसकी मेंटेनेंस ना हो। हम सड़क बना पा रहे हैं, सीवरेज बना पा रहे हैं, पार्क्स, ग्राउंड्स या पानी की लाइनें डाल पा रहे हैं, जो एक बड़ा ही रिवायती किस्म का काम है। लोग सवाल करते हैं आप हॉस्पिटल, आप क्लिनिक, डिस्पेंसरी, स्कूल ये क्यों नहीं बना रहे? अब प्रॉब्लम ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद वो इदारे सूबे के पास हैं। मैं आलीशान ताजमहल जैसी बिल्डिंगें खड़ी कर दूं अपने फंड से, चलाना तो उन्होंने, कल को मैनेजमेंट, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन सब उनके पास जानी है। तो इसीलिए कि हम वही काम कर पा रहे हैं। और ये फिर से मैं कहूँ, ये सड़कें ये अगेन सूबाई हुकूमत का काम है, उनसे एनओसी लेकर हम वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, वो जो एक ग्राउंड था मोमिन जहाँ पे टैंकर माफिया ने कब्जा किया था, आपने प्रोग्राम किया, पहले कटवाया था, फिर आ गए थे, फिर मैंने भी एक प्रोग्राम किया था, अभी वहाँ की क्या सूरत हाल है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, गुलशन वाले तो देख भी रहे होंगे। ब्लॉक 6 में ये ग्राउंड है जो टैंकर माफिया ने कब्जा किया था। आपने भी वहाँ क्रिकेट खेली होगी। बिल्कुल, मैंने भी खेली थी और 10-12 साल से वहाँ ये कब्जा था। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हटाया, अभी वहाँ काम शुरू है। अगले 1 से 2 माह में वो प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अभी लेवलिंग, ग्राउंड की लेवलिंग चल रही है, 4 दीवारी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा चेंज और गुलशन के लिए ये पहला एक क्रिकेट ग्राउंड होगा। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं इस पर प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे लोगों ने बोला कि यार आलमगीर ने पहले प्रोग्राम किया था और फिर बात दब गई, पैसे ले लिए, और मैंने आलमगीर साहब के सवाल भी किए थे तो मुझे आलमगीर ने उस वक्त कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। और जो बात है, बात ये नहीं है कि मैं किसी को जानता हूँ भाई, मैंने उस टाइम भी आपके प्रोग्राम में एक बात की थी, फिर कह रहा हूँ, और मुझ पे बड़ा इल्ज़ाम लगा कि आपने जो है वो, अच्छा एक अखबार ने ये खबर शाये की कि मैं 40 रुपए फी टैंक बत्ता ले रहा हूँ। हाँ, फी टैंक। मेरा ये जवाब था, आज भी है, अल्लाह का अजाब हो उस शख्स पे जो सरकारी ओहदा रखता हो, उसकी नस्ल पे अजाब हो, वो बत्ता ले, रिश्वत ले या कोई भी गबन करे, करना तो दूर की बात, मेरे ऊपर अजाब हो अगर मैं सोचूं ऐसा। ये तो बहुत बड़ी, ये मैं दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद वो काम करूंगा। आलमगीर लगता कैसा है जब अपने ऊपर, क्योंकि अभी आपकी शादी भी हुई है तो भाभी भी पूछ लेती होंगी क्या है ये जो इल्ज़ामात आने लगते हैं कि भाई फलाना ये कर रहा है, जैसे 40 रुपये फी टैंक का इल्ज़ाम लग गया, जो कि एक बिल्कुल ही गलत बात थी क्योंकि मैंने भी इस पर प्रोग्राम किया था। तो ये इल्ज़ामात जब आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जिसकी मर्जी जो लिख दे, क्या फील होता है? अब मजबूत हो चुके हैं इतने कि ठीक है, या फिर देख के अभी भी गुस्सा आता है कि यार क्या नीचे जवाब दूं नहीं दो? देखें, एक चीज़ तो ये जो सियासत है, या इवन आप भी जिस फील्ड में, ये इसका काम है टॉलरेंस। ये ऐसे नहीं, आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए इन चीज़ों को सहने के लिए, हज़म करने के लिए। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये देखें, इस चीज़ से एक फ़ायदा भी होता है। वो लोग जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनको आप अल्फाज देते हैं, उनको ज़बान देते हैं आपके दिफा में बात करने के लिए। मुझ पे इल्ज़ाम लगता, अब जो अपनी दिफाई स्टेटमेंट मैं दूंगा वो मेरे सपोर्टर्स के पास एक हथियार है मेरे लिए लड़ने के लिए। इसीलिए बाज़ औक़ात ये चीज़ें फेवर में जाती हैं, जो प्रोपेगेंडा या जो इल्ज़ाम लगता, हम अपना मौक़िफ़ बयान कर पाते, लोग हमें उसके लिए सुनना चाहते उस प्रोपेगेंडा के जवाब में, और हमें ये मौका मिलता है कि हम अपना मौक़िफ़ रख पाते। तो ये चीज़ें कभी कभार, बल्कि हमेशा, अक्सर ये चीज़ें आपके फेवर में जाती। दूसरी चीज़, एक चीज़ समझ लें, देखें, ईमान ये है, जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों, इन तौमतों से नाउज़ुबिल्लाह नहीं बच सके, मेरी और आपकी क्या हैसियत है? उन पे नाउज़ुबिल्लाह किस्म किस्म की बातें की गई, क्या तौमतें लगाई, लेकिन हक कभी हक को झुटला नहीं सकते। मैं फिर से कहूँ, जो मैंने पहले कहा, देखें, अगर तो मैं गुमराह कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरी ज़्यादा उम्र नहीं होगी,
वो कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हक पे हूँ तो फिर मुझे यकीन है मुश्किलात ज़रूर आएंगी लेकिन फतह होगी। बिल्कुल जी, और एक मुसलमान ज़ाहिर है ऐसी नशिस्त पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरा ईमान है और बिल्कुल हर मुसलमान का ईमान है। तहकीक ज़रूर करें, मैं ये नहीं बोलता कि अगर आपको किसी से सियासी इख्तलाफात है, मुझे भी होगा तो मैं तहकीक करूँगा और सवाल करूँगा, लेकिन किसी पे बहतान लगाना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना एक गुनाह है। उस शख्स का तो नुकसान हो ना हो, लेकिन आप गुनाह के ज़मरे में आ रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारनी है या आखिरत में इस बात का जवाब देना है कि मैंने बिला वजह उस पर इल्ज़ाम लगाया था, मेरे हाथ क्या आया। आलमगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस नशिस्त में आए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और ये भी कि आप अपना काम करते रहें। मुखालफीन आएंगे, तंग करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप नेक नियति के साथ काम करें। जज़ाकल्लाह। मुझे और महानूर को इजाज़त दीजिए, हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।